तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं जया नाम की लड़की को, जो कि शादीशुदा है। वो घर की बहू कम नौकरानी ज्यादा है। घर के सभी लोग आलस के सौदागर हैं। एक गिलास पानी भी खुद से उठाकर नहीं पीते। हर काम जया को ही करने बोलते हैं। जया को एक पल भी फुर्सत नहीं मिलती। पूरा दिन बस घर का काम करने में निकल जाता है। जया को बच्चा नहीं हो रहा तो पति मानस को बिना बताए वो IVF करवाने जाती है। मानस को बिना पता चले उसका सैंपल ले आई। डॉक्टर पहले तो कहती है कि पति को साथ लेके आओ, लेकिन फिर जया ने उन्हें मनाया तो वो कहती 5-6 लाख तक लग जाएगा। इतनी ही देर में जया के ससुर का फोन आ जाता है कि कहाँ गायब हो, जल्दी घर आओ और चाय बनाओ आके। फिर इसके बाद हम देखते हैं रेखा नाम की औरत को, जो कि वाइन शॉप में काम करती है। फिर हम देखते हैं सुषमा को, जो कि सोशल मीडिया पर फेमस है अपने जीजू के साथ वीडियोस बनाने के लिए। घर आते ही जया खाना बनाने में जुट जाती है। ऐसी जीजू सारी वाली वीडियोस बनाने के लिए लोग सुषमा को खूब ट्रोल करते हैं। वाइन शॉप से घर तक आने के रास्ते में कई मर्द रेखा को गंदे नजर से देखते हैं। हमें देखने मिलता है कि सुषमा का जीजू जया का पति ही है, यानी सुषमा और जया बहनें हैं। मानस घर आया तो मदिरा पीने बैठ जाता है। वो जया की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। रात में जया को उसकी माँ का कॉल आता है, जो कि थी रेखा ही। वो गला फाड़ फाड़ के रो रही होती हैं। वो सुषमा को भी कॉन्फ्रेंस पे लेने को कहती हैं। सुषमा और जया की बनती नहीं है। सुषमा जया की सगी बहन नहीं है और वो उसके पति के साथ वैसी वीडियोस बनाती है, तो इसलिए भी वो उसे पसंद नहीं करती। तभी माँ बताती है कि सामने वाले गुप्ता जी नहीं रहे, मेरे हाथों उनका खून हो गया है, तुम दोनों जल्दी आ जाओ। रेखा 22 साल की थी जब सुकुमार से शादी करके वो इस आदर्श कॉलोनी में आई। उसकी खूबसूरती देख पूरे मोहल्ले की नजर उस पर टिक गई। उसका स्लीवलेस ब्लाउज देख के मोहल्ले वालों को समझ आ गया कि उसके चाल चलन सही नहीं है। रेखा ने मोहल्ले के सभी मर्दों को स्कैन किया। उसकी गंदी नजर पड़ी सामने वाले घर में रहने वाले चरित्र कुमार गुप्ता पर। गुप्ता जी को देखते ही उन पर वो डोरे डालने लगी। रेखा हर रोज उन्हें रिझाती, लेकिन गुप्ता जी सीधे मर्द थे तो वो उसे भाव नहीं देते थे। जब शादी के 7वें महीने में ही जया हो गई तो रेखा की असलियत खुद ब खुद सामने आ गई। इतवार के दिन वो सुकुमार को छत पे बैठा के उसकी मालिश करती थी। मोहल्ले का पूरा मर्द समाज दूरबीन लगाकर उसे देखता था। ये भी वो गुप्ता जी को रिझाने के लिए ही करती थी। एक दिन ऐसा आया कि सुकुमार की करंट लगने की वजह से मौत हो गई। सुकुमार ने गुप्ता जी से कर्ज ले रखा था, घर गिरवी रखा है। गुप्ता जी शोक सभा में आए तो रेखा ने वहाँ भी नौटी इशारे किए। गुप्ता जी को समझ आ गया कि ये एकदम छिचोरी औरत ही है। साल बीत गए, उम्र बढ़ गई, मगर सिर्फ कॉलोनी वालों की। लोगों को लगने लगा कि रेखा कोई आम औरत नहीं है, बल्कि डायन है। तभी इतने सालों में वो आज भी वैसे की वैसे ही दिखती है। उसने अपने आंगन में गेंदे के फूल उगा रखे हैं। अब जया और सुषमा दोनों आ जाती हैं रेखा के पास। तो माँ बनाती हैं गरम चाय और फिर बताना शुरू करती हैं कि गुप्ता जी कैसे मरे। कल रात 10 साढ़े 10 बजे गुप्ता जी घंटे बजाए, कुछ बिस्तर उस्तर का पूछ रहे थे। हम समझ नहीं पाए। हमको लगा शादी का घर है, मेहमान लोग के लिए बिस्तर चाहिए होगा। हम जैसे ही दरवाजा खोले वो एकदम से अंदर आ गए और हमारे साथ बदतमीजी करने लगे। हम जैसे अंदर गए वो हमारे पीछे आ गए, फिर एकदम से घोड़े के जैसा इन्हें आए और हमारे ऊपर ही चढ़ गए। हम जोर से धक्का दिए तो वो कई सारे सामान से लड़ते बढ़ते नीचे गिरे। नीचे सिलबट्टे पर उनको सिर टकराया और वो फिर मर गए। जया कहती सेल्फ डिफेंस में किया है ना, तो पुलिस को सच बता देते हैं। सुषमा कहती पुलिस और मोहल्ले वालों को यकीन ही नहीं होगा इस कहानी पर। तो सुषमा और जया दोनों झगड़ पड़ते हैं। उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती, बात बात पर झगड़ते हैं। रेखा कहती है पुलिस को नहीं बुलाएंगे, हमारे पास एक आइडिया है। ये मर तो चुके ही हैं, आज रात इनको कंबल में लपेट के इनको नाला में फेंक आते हैं। अब हम देखते हैं गुप्ता आंटी को। वो सुबह उठी तो देखा कि गुप्ता जी घर पे नहीं है। गुप्ता जी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है गोल्डी नाम की। लड़की की शादी होने वाली है। गुप्ता आंटी गुप्ता जी को फोन लगाती हैं तो फोन तो रेखा के घर पे ही था। फोन नहीं उठा तो गुप्ता आंटी वॉइस मैसेज भेजती हैं। कहती कल रात को जो डोज दिए हैं वो भूल गए क्या? जब कह दिया है कि तुम्हारी ललिता मैडम को नहीं बुलाएंगे शादी में तो नहीं बुलाएंगे। ये तीनों वॉइस मैसेज सुनने में लगी हुई थी। आंटी कहती जवाब कहा नहीं दे रहा गुप्ता जी, नीला टिक दिख रहा है हमको। हमें देखने मिलता है कि रेखा के घर की बाउंड्री पर लिखा है रेखा का देखा। जया के ससुर जी फोन कर देते हैं कि बिना बताए कहाँ चली गई। जया झूठ बोल देती है कि माँ की तबीयत खराब हो गई अचानक, इसलिए आना पड़ा, कल आ जाएंगे हम। ससुर जी कहते बच्चा अच्छा होता तो ऐसे मुंह उठा के थोड़े चल देती। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है। पता चलता है कि वो तो जया का बचपन का दोस्त है महेश्वरी, जो कि पुलिस वाला बन गया है। महेश्वरी गुप्ता आंटी का भाई है। गोल्डी की शादी की खुशी में आज रात जगराता रखा था गुप्ता आंटी ने। अब तीनों सोच में पड़ जाती हैं कि मोहल्ले में इतनी हलचल के बीच लाश कैसे ले जाएंगे। जगराता शुरू हो जाता है और गुप्ता जी आए नहीं तो गुप्ता आंटी टेंशन में आ जाती हैं कि कहाँ गए आखिर वो। जया माँ से कहती है कि हमको 5-6 लाख की जरूरत है। रेखा पूछती है इतने पैसे क्यों चाहिए? जया कहती पर्सनल है, नहीं बता सकते।
गुप्ता आंटी फिर से मैसेज करती हैं कि आ जाइए, सब आ गए हैं, अब गुस्सा नहीं करेंगे आप पर। अब ये तीनों गुप्ता जी की लाश को कंबल में लपेटने का कार्यक्रम शुरू करती हैं। तभी तीनों को पता चलता है कि गुप्ता जी मारे नहीं हैं, बस बेहोश हुए थे। जगराते में हम गोल्डी को गाना गाते हुए देखते हैं, बहुत अच्छा गाती है वो। रेखा गुप्ता जी के हाथ पैर बांध रही होती है। गुप्ता जी का फोन सुषमा के हाथ में था। वो देखती है कि माँ ने ही गुप्ता जी को मैसेज किया था, वो भी 3 पत्ती खेलने के लिए। दोनों कहती है अब सच सच बताओ, हुआ क्या था रात में, काहे बुलाए थे गुप्ता जी को तुम? रेखा बताती है कि हम वाइन शॉप से 5-6 लाख रुपए उठाए थे। गुप्ता जी वहाँ का अकाउंट्स देखते हैं, उनको पता चल गया कि हमने पैसा लिया है। हमने उनको समझाया कि चोरी नहीं किए हैं, वापस रख देंगे पैसे, संस्कार भाई को मत बताइएगा। लेकिन ये बोले हम तो कल ही बताएंगे। हम सोचे एक और बार बात कर लेते हैं, इसलिए हम उनको मैसेज करके बुलाए। फिर उसके बाद सब वैसा ही हुआ जो हम पहले बताए, बस ये हमारे नहीं है, जिंदा है। हम पैसा 2 दिन में वापस रख देंगे, लेकिन उससे पहले ये बाहर जाके सब बक देगा, इसलिए इसका यहीं रहना सही है। जया कहती हम तो जा रहे हैं, हमको नहीं भागीदारी बनना इसमें। माँ कहती तुमको भी तो पैसे की जरूरत है ना। जया ये सुनकर फिर रुक जाती है। अगली सुबह गुप्ता आंटी देखती है कि गोल्डी सुषमा से बतिया रही है। वो चिल्ला के कहती यहाँ आ जाओ। शादी से पहले नजर लग जाती है लोगों की। इनडायरेक्टली उन्होंने सुषमा को ताना मारा। गुप्ता आंटी को गुप्ता जी की तरफ से मैसेज आता है कि हम नहीं आएंगे, अकेले करवा लो शादी। सुषमा नहीं किया था ये मैसेज। गुप्ता आंटी कहती देखो लग गई ना उसकी नजर, उससे बात करके आई तुम और तुरंत मैसेज आ गया उनका। अब फोन भी बंद आ रहा है, जा रहे हैं बाबा के पास, अब वही कुछ उपाय बताएंगे। जलती है वो तुमसे, शक्ल तो बिगाड़ी दिया दांत तोड़ के, अब शादी भी नहीं होने दे रही। उसके कांड के बाद तो उससे शादी करने वाला कोई है नहीं। कांड ये था कि सुषमा की 5 मिनट की चुम्मी वाली वीडियो वायरल हो गई थी। लोगों का कहना था कि उसे फेमस होना था, इसलिए उसने प्रेमी बनाया और उसके साथ 5 मिनट का चुम्मे का वीडियो बनाया और फिर उसे खुद ही सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया फेमस होने के लिए। फिर पूरा मोहल्ला सुषमा की शिकायत करने रेखा के घर गया। मामला ठंडा करने के लिए रेखा ने उसे घर से निकाल दिया, लेकिन असल में उसे जया के ससुराल भेज दिया था। जया के ससुराल ने भी उसने सभी मर्दों पर डोरे डाले, सबसे एकदम टची टची होती थी। फिर उसने मानस के साथ ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया, #जीजू साली। ये तीनों गुप्ता जी को खांसी की दवा पिला रही होती हैं ताकि वो नींद में ही रहें। अब गुप्ता आंटी आ जाती हैं लड्डू देने। तीनों किसी तरह बातों में फंसा के उन्हें भगा रही होती हैं, पर उन्हें घर के अंदर ही घुसना था। ठंडा पानी लाने का बोल कर तीनों को भेज दिया और फिर घर के अंदर घुसी और जादू टोने वाला नारियल गमले में छुपा दिया। गुप्ता जी को किचन में रखा हुआ था। गुप्ता आंटी जा रही थी वहां पर, लेकिन तभी गोल्डी आ जाती है उन्हें बुलाने, तो वो चली जाती है। गुप्ता जी जो तेल लगाते हैं उसके सुगंध आई थी रेखा के घर में गुप्ता आंटी को। उन्हें तो यकीन हो गया था कि गुप्ता जी वही हैं। वो अपने भाई महेश्वरी से कहती हैं कि जया से मिलने के बहाने घर की छानबीन करके आओ। ये तीनों गुप्ता जी को शिफ्ट कर रहे थे कि तभी महेश्वरी घंटी बजा देता है। जया दरवाजा खोले बिना खिड़की से ही बतियाने लगती है। तब तक दोनों गुप्ता जी को एक कमरे में बंद कर देते हैं। जया कहती चलो स्कूल चलते हैं, स्कूल टाइम की यादें ताज़ा करने। अब जया के बारे में बताया जाता है कि जया रानी बड़ी सयानी, दिखने में बहुत अच्छी लेकिन असल में बहुत चालाक। एक बार उसकी सहेली को लड़के वाले देखने आए। जया वहीं पर थी। वो लड़का मानस था। जब जया को पता चला कि लड़का बड़े घर का है तो चुपके से उसे ले जाने लगी। मानस सुसु करने के बहाने उससे मिलने किचन में आ गया। सबने उनको चिपका चिपकी करते देख लिया। मानस कहने लगा कि किसी ने बुलाया था मुझे। मानस की माँ ने देखा जया ने तो गोल गोल फूली रोटियां बनाई हैं, तो उन्होंने जया को ही पसंद कर लिया। जया ने मानस को अपनी सहेली से हथिया लिया। वो भी अपनी माँ और बहन जैसी ही थी। तीनों को ही सब डायन ही समझते थे। जया महेश्वरी के साथ आ रही होती है कि तभी वो देखती है कि मानस आ गया है वहाँ। जया को महेश्वरी के साथ देख मानस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहता तुम कार लेके चली आई, कार में क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, उसी के चक्कर में आना पड़ा हमको यहाँ, बस पकड़ के वो भी। और तुम तो बोली थी कि मम्मी जी बीमार हैं, ये तो भली चंगी लग रही हैं। रेखा फिर रोने की एक्टिंग करते हुए कहती असल बात यह है कि हम बहुत अकेला महसूस कर रहे थे, इसलिए हम दोनों को बुला लिए। मानस कहता हम भी यही रुक जाते हैं, फिर बढ़िया आज रात पार्टी करके जाएंगे। अब रात में मानस मदिरा पी के नशे में हो जाता है। सुसु करने वो उस कमरे में जा रहा होता है जहाँ गुप्ता जी हैं, लेकिन किस्मत अच्छी कि दरवाजा ही जाम हो गया था तो वो खुलता ही नहीं। रेखा अकेले में किसी को फोन करती है, कहती गुप्ता जी मरे नहीं, जिंदा हैं। वैसे हमको एक आइडिया आया है। अगली सुबह ये तीनों ट्राई करते हैं दरवाजा खोलने का, तो अब इनसे भी नहीं खोल रहा होता। मानस बाहर गया था तो लोगों से उसने जो सुना वो घर आके इन तीनों को बताता है। कहता सामने वाले गुप्ता जी अगवा हो गए हैं, रात को फोन आया था उनके यहाँ फिरौती का। अब ये तीनों एक दूसरे पे शक करने लगते हैं कि किसने मांगी फिरौती।
फिरौती का कॉल गोल्डी के पास आया था। 5 लाख रुपए मांगे था अपहरणकर्ता ने। आज रात ही देना था पैसा। कॉलोनी वालों का मानना था कि रेखा हमेशा से पैसों की भूखी थी। सुकुमार के जाने के बाद अपना कर्जा उतारने के बहाने अपने घर में कई तरह के धंधे चलाए। पहले बिजनेस में उसने नाइटी बेचना शुरू किया। फिर उसने अकेले अविवाहित रहने वाले मर्दों को टिफिन सर्विस देना शुरू किया। लोगों का कहना था कि टिफिन के डिब्बों में नशा करने वाला पदार्थ होता था। फिर इसके बाद उसने साइबर कैफे खोला। लोग कहते हैं कि उस कैफे में अश्लील वीडियो देखने की फैसिलिटी दी जाती थी। ये इतना चला कि उसका सारा कर्जा उतर गया। लोग ये भी कहते हैं कि मर्द कैफे के अंदर जाते तो थे पर बाहर नहीं आते थे। कहा जाता है कि वो मर्द गेंदे के फूलों के नीचे गड़े हुए हैं। रेखा का असली व्यापार तो फिरौती लेना था। जया सुषमा पे शक कर रही होती है कि उसने मांगी है फिरौती। फॉलोअर्स खरीदने होंगे इसलिए मांगी होगी। माँ कहती पैसों की जरूरत तो तुमको भी थी ना, तो तुम भी तो मांग सकती हो। रात के अंधेरे में हमारा गहना चुरा कर फोन हो गए थे तुम तो। जया कहती तो क्या करते, तुम्हारा जो मसाज वाला रेपुटेशन है, हमारे ससुर कंडीशन रखे थे कि तुम शादी में नहीं आओगी तो भी शादी कराएंगे। रेखा कहती तुम्हारे पापा ही जिद करके छत पे मसाज करवाते थे। हम तो कितनी बार बोले घर के अंदर करो, लेकिन माना ही नहीं। जया कहती चोरी नहीं किए गहना, हम शादी होती तो देते ही ना हमको। रेखा कहती 2-4 बार जो आई हो ना, पैसे ही मांगने आई हो, बिना अपने मतलब के कभी आई हो क्या हमारा हाल देखने। जया कहती काहे आए हम, तुम्हारे साथ जब तक रहे तब तक शर्मिंदा ही होते आए हैं। कोई ना कोई कांड करती रहती हो तुम। कभी पेट में बच्चा आ गया, कभी गुप्ता अंकल आ गए। अभी देख लो खुद को, इस उम्र में स्लीवलेस ब्लाउज पहन के घूम रही हो। रेखा कहती अब इसका हमारे ब्लाउज से क्या लेना देना, हमको गर्मी लगती है तो पहनते हैं, और फिरौती के पैसे से ब्लाउज थोड़ी सिलवाएंगे। जया फिर कहती सुषमा मांगी होगी फिरौती, फूल दिखाओ अपना। सुषमा कहती हर बात पे हमारा ही दोष निकाला जाता है। वीडियो वो साला किरण डाला था पर नाम हमारा खराब होगा। फिरौती कोई और मांगा लेकिन फोन हमारा चेक होगा। हर बात पे साबित करना पड़ता है हमको कि हम बेकसूर हैं। जया कहती हमको मालूम है, मानस का नंबर तुमने जानू के नाम से सेव कर रखा है। गृहस्थी में तो आग लगा ही चुकी हो, इससे बुरा क्या कर लोगे तुम। रेखा कहती जया जो कह रही है वो सही है क्या। सुषमा कहती इनके मन में जो भी आ रहा है वो बक रही है, लेकिन मोहल्ले वाले एक बात तो सही कहते हैं, तुम दीदी के पापा और हमारे पापा दोनों को जान से मारी हो। और हमको बोला कि वो छोड़ के चले गए। सच सच बताओ कि सही में गेंदा के फूल के नीचे गाड़ी हो क्या उनको। मिक्सी में टमाटर पीस रही थी रेखा, गुस्से के मारे हाथ हटा लिया तो सब टमाटर खून के जैसे इन सब का लग गया। वो चाकू दिखाकर कहती है जब तक गुप्ता जी को सुल्टान नहीं देते तब तक कोई कह नहीं जाएगा। हम फिरौती नहीं मांगे हैं, चाहे कसम खिला लो, लेकिन अगर हम जेल गए तो तुम दोनों को भी ले जाएंगे। महेश्वरी जीजा की खोज में लगा हुआ था। सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो पता चला कि वो मोहल्ले के बाहर गए ही नहीं, मतलब वो मोहल्ले के अंदर ही कहीं है। अब रात में फिरौती देने का समय आ जाता है। गोल्डी पैसे रख देती है। महेश्वरी नजर रखे हुए था कि कौन आएगा पैसे उठाने। जया देखती है कि माँ कहीं जा रही है तो जया उनके पीछे जाती है। सुषमा भी इन दोनों के पीछे लग जाती है। रेखा गई हुई थी वाइन शॉप में और फिर उसके पीछे पीछे ये दोनों भी पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ एक आदमी आता है। यहाँ पता चलता है कि वही है सुषमा का पिता। जया के पापा के जाने के बाद लोगों को रेखा के घर से ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी कि पड़ोसियों को कानों में रुई डालकर सोना पड़ता था। रात के अंधेरे में रेखा की हरकतें तो छुप गईं, लेकिन उन हरकतों की रसीद नहीं छुप पाई। जब सुषमा पैदा हुई तो कॉलोनी की औरतों में दहशत फैल गई। वो आज भी सुषमा में अपने अपने पति की शक्ल ढूंढती है। एक बार गोल्डी ने सुषमा से उसके पापा के बारे में कुछ बोल दिया था तो सुषमा ने उसे मुक्का मार दिया, इतना तेज कि गोल्डी के दोनों दांत टूट गए। बेचारी का दहेज डबल कर दिया। आज उसके पिता उसके सामने थे। सुषमा पूछती है आप चले क्यों गए थे और कभी मिलने क्यों नहीं आए। रेखा कहती जब तुम होने वाली थी तो इनको अंडरकवर मिशन में भेजा गया था सरकार द्वारा। यहाँ पता चलता है कि वो आदमी आर्मी में था। रेखा कहती पैसे लाए क्या, लाइए वापस रख देते हैं। जया कहती पैसे आपके पास ही थे क्या। रेखा कहती आधा ही था, उस रात हड़बड़ी में ये बैग बोल रहे थे। अब यहाँ पता चलता है कि गुप्ता जी जब आए थे तो ये भी था वहाँ। रेखा बताती है कि 10 दिन पहले हमने इनको 3 लाख दिए थे। उस दिन हम 2.5 लाख और निकाले थे। गुप्ता जी हमारे जाने के बाद आए और कैश में कमी पकड़ लिए। वो हमको फोन पे धमकाए कि वाइन शॉप के ओनर संस्कार भाई को सब बता देंगे। हम सोचे ये तो है ही साथ में, तो यही समझा देंगे उन्हें। ये पैसा अपने लिए नहीं मांगे हैं, दुकान के मांगे हैं। रिटायर होने के बाद ये हमारे साथ सिक्योरिटी एजेंसी खोलेंगे। जया कहती तो यही फिरौती मांगे होंगे क्योंकि पैसे तो इनको भी चाहिए और हम तीनों के अलावा सिर्फ इन्हें ही पता है कि गुप्ता जी हमारे यहाँ हैं, तो अब तो ये जेल जाएंगे।
आदमी कहता, जेल तुमको मजाक लगता है क्या? कभी डंडा खाया है क्या वहाँ का? तुम रेखा हमको फंसाने के लिए बुलाई हो ना? ये आधे पैसे वाला बैग न भूले होते तो अब तक नेपाल में होते हम। तुमसे आशिकी लड़ा लड़ा के पक गए हैं हम वांटेड चल रहे हैं, हर 2-3 महीने में पकड़े जाते हैं। रेखा आदमी को आर्मी वाला समझती थी, पर असल में वो था फ्रॉडिया चोर, जिसने रेखा के साथ प्यार का नाटक किया और सिर्फ पैसे लेकर रफोचक्का होने जा रहा था। जया पैसों वाला बैग नहीं दे रही होती तो वो सुषमा के गले पे चाकू रख देता है। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए रेखा बैग दे देती है और वो भाग जाता है पैसे लेकर। महेश्वरी नजर रखते रखते घोड़े बेच के सो गया था। जब नींद खुली तो देखा कि पैसे ले गया फिरौती मांगने वाला। मानस घर पर नशा करके आंख खोलकर सो रहा होता है। सुषमा किसी तरह कमरे का दरवाजा खोल लेती है और गुप्ता जी को आजाद करने लगती है। कहती, इसकी बेटी की शादी होने जा रही है, इसे जाने दो। रेखा कहती, अपने ऊपर मत लो सब कुछ, वो आदमी ही बुरा था। सुषमा कहती, तुम कैसी औरत हो, बिना देखे बुझे किसी के साथ भी बच्चा कर लेती हो, तुम्हारा जवानी तो ढलता ही नहीं है। कहीं तो रुको, अब अगला किसका नंबर है? हाँ। तभी गुप्ता जाग उठता है। वो भागने की कोशिश करता है। रोका रोकी में गमला गिरा और गमले से निकला नारियल। जया ने वही फेंक के गुप्ता जी के सर पे मारा और वो फिर से बेहोश हो गए। शोर से मानस की नींद खुल गई। उसको लगा कमरे में जया के साथ महेश्वरी है। वो उल्टा सीधा बोलने लगा जया को। कहता, माँ और बहन तो थी ऐसी, तुम भी वैसी ही बन गई, लग रहा है तुमको यही छोड़ के जाना पड़ेगा। जया अब तक उसकी सुनती आई, पर अब उसका पारा गर्म हो चुका था। कहते, जाओ चले जाओ छोड़कर। मानस चप्पल उतार के कहता, अब हमको अपने हिसाब से ही समझाना होगा तुम्हें। जया उसको मुंह दबोच के कहती, निकल यहाँ से तुरंत तू। हाँ आया था महेश्वरी, थका के गया है हमको। थकाना मतलब समझते हो? तुम तो कभी थकाया नहीं हो, तो निकलो यहाँ से। मानस कहता, पछताओगी तुम, देख लेना। जया कहती, हम पछताएंगे? शादी के दिन से लेकर आज तक पता है कितने रोटियां बनाए हैं? 1,27,755 एग्जैक्ट। और कह रहे हो हम पछताएंगे? चप्पलों से मारते हुए कहती है, साला खुद कभी काम पे नहीं गया, बाप के पैसे पे हमको अनपेड सर्वेंट बना के रखा है। मानस कहता है, ऐसे बाहर मारो नहीं, इज्जत डाउन हो रही है। जया कहती, इज्जत के चक्कर में तो तुमसे शादी किए, हमारी सहेली को देखने आए थे और किचन में हमको अकेला देखकर हमको पकड़ लिए। अगर उस दिन हमारी सहेली सबको बुला के हंगामा ना की होती ना तो साला बच जाते हम। रेपुटेशन के चक्कर में तुम जैसे तिलचट्टे को हम अपने गले में टांगे घूम रहे हैं और फिर मोहल्ले वालों को लगता है कि हम तुमको फंसाए हैं। अपने बाप का चड्डी हमसे धुलवाते हो, हमारे ही सामने हमारी बहन पे हाथ डालते हो। और बताए तुमको हमको बच्चा गाया नहीं हो रहा है, जानते हो? क्योंकि तुम्हारा शुक्राणु कमजोर है। मानस कहता, जा रहे हैं, लेकिन अब तुम वापस आओगे ना तो तुमको घर में नहीं रखेंगे। जय चप्पल मार मार के कहते, डिवोर्स के पेपर भेज देंगे, एलिमनी का रेट ठीक लगाना, नहीं तो यही गेंदा के नीचे गाड़ देंगे तुमको, समझे? मानस अतनर्म हालत में ही भाग जाता है। सुषमा कहती है, मेरा जीजू से कुछ नहीं है, तुम उस नाम से नंबर फॉरवर्ड की थी तो हम वैसे ही सेव कर लिए थे। एक वीडियो बनाए थे और वो वायरल हो गई तो इसलिए वीडियो बनाते थे साथ में, मजबूरी थी हमारी। अगली सुबह रेखा देखती है कि गुप्ता जी खुद को छुड़ा के अपने घर पहुंच गए हैं। अभी तीनों समझ लेते हैं कि अब खेल खत्म, अब तो जेल जाना निश्चित है। गुप्ता जी घर तो पहुंच गए पर कुछ बोल नहीं रहे होते। रेखा ने अपने ब्लाउज से बांधा था गुप्ता जी का मुंह। ब्लाउज देख के सबको यकीन हो जाता है कि ये उन तीनों का ही किया धरा है। गुप्ता आंटी के फोन से रेखा को फोन करता है, कहता है जब वाइन शॉप से पैसा उठाई तो हम आपकी चोरी पकड़ लिए, उसके बाद आप हमको मैसेज करके 3 पत्ती करने बुलाई, तुम्हारी आशिकी में हम पहुंच भी गए और तुम हमको मार के बेहोशी कर दी। फिर तुम अपनी लड़की लोग को बुलाई मदद के लिए और साथ में वो दामाद भी आ गया। फिर जया तमाशा की उसको भगाने का और इसी में वो फिरौती लेके भाग गया। हम तो कैसे भी जान बचा के आ गए। अब आपके कांड का सबूत मिल गया महेश्वरी को, आपका ब्लाउज। अगर हम मुंह खोले तो आपको जेल जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब आपको बचना है तो हमारा काम मानिए, आप घर खाली कर दो, हमारे नाम कर दो, हमारा मुंह नहीं खुलेगा। फिर जरा सोचिए, मोहल्ले वालों को ये बात पता चल गई कि आजकल आपका नया धंधा आदमी लोग को घर में बुलाना और फिर फिरौती मांगना है, तो आपका क्या हाल होगा आप जानते हैं ना। इस बार आप भीड़ को रोक नहीं पाएंगी। पिछली बार क्या हुआ था भूल गई हैं क्या? जब रेखा ने साइबर कैफे खोला तो लोगों ने अपने मन में ही सोच लिया कि उसके घर में गंदा काम होता है। फिर लोगों की भीड़ आई और घर पर हमला कर दिया, कंप्यूटर वगैरह सब सामान तोड़ डाला। रेखा डर के मारे दोनों बच्चों को लेकर छुप गई। भीड़ के गुस्से के आगे वो कुछ ना कर पाई। कोई स्टेज वीडियो वाला काम नहीं होता था, सिर्फ साइबर कैफे था वो। लेकिन गुप्ता गलत अफवाहें फैलाता रहता था मोहल्ले में रेखा के बारे में।
रेखा हम बेटियों से कहती है ये घर हम नहीं देंगे, तुम लोग के लिए घर ही बचा है सिर्फ, अगर ये भी दे दिए तो हमारी उम्र में हमारी जैसी जिंदगी हो जाएगी तुम्हारी, हम जेल चले जाएंगे, तुम दोनों निकलो यहाँ से। जया को तभी एक आइडिया आता है। सब लोग गोल्डी की शादी में गए हुए थे, गुप्ता जी अकेले थे घर पे। जया जाके उनको घर पे आने के लिए इनवाइट करती है। हमें बताया जाता है कि मोहल्ले में इनके खिलाफ जो भी अफवाहें फैली थी कि ऐसी हैं वैसी हैं डैन है, ये सब किया धरा गुप्ता का था। उसकी दो चीजों पर गंदी नजर थी, रेखा और उसका मकान। रेखा ने उसे कभी भाव नहीं दिया और मकान भी उसे मिला नहीं। जब रेखा मोहल्ले में आई तो रेखा ने नहीं, गुप्ता ने उस पर नजर मारी थी। लोगों ने खुद ही बातें बनाई कि मसाज कोई ना रेखा, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि सुकुमार के कहने पे छत पे मसाज करते थे उसका, रेखा के नहीं। मोहल्ले के मर्दों की गंदी नजर रहती थी रेखा पर कमेंट पास करते उसको घूरते थे, उसे डैन बुलाने लगे, उसके घर की दीवार पर गंदी गंदी बातें लिखने लगे लोग। गुप्ता अब इनके घर आता है तो ये तीनों नाइटी पहने हुए थी, बड़े प्यार से उसका स्वागत करती हैं। गुप्ता डिमांड करता है कि तीनों नाच के दिखाएं, तो तीनों नाचना शुरू करती हैं। फिर उसके कपड़े उतार उसकी मालिश करने लगते हैं। ये लोग ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती हैं मोबाइल से, जो कि छुपा कर रखा था। फिर गुप्ता आंटी और महेश्वरी को मैसेज कर देती हैं कि गुप्ता जी आज रंगे पड़े हुए हैं, ले जाइए इनको। गुप्ता आंटी आ जाती है वहाँ। जया कहते अब जाओ इनको लेके। अब इनकी पूरी वीडियो तैयार है सुषमा के पेज पर अपलोड होने के लिए। गुप्ता कहता पहले फिरौती मांगी और अब ब्लैकमेल कर रही हो। रेखा कहती हम फिरौती नहीं मांगे थे। गुप्ता अपनी पत्नी से कहता है उस रात यही बुलाए थे हमको मैसेज करके। रेखा कहती है हम बताते हैं ना क्या हुआ था, आप जब आए तो आप कुछ नहीं किए, हमने आपको बुलाया फिर आपको घर के अंदर खींचा, आपने कहा ये क्या कर रहे हैं रेखा जी छोड़िए, लेकिन हम आपसे जबरदस्ती करने लगे। खुद को बचाने के लिए आप अंदर भागे तो हम आपके पीछे पीछे गए, फिर हम घोड़े के जैसे इन्हें आए और आपके ऊपर चढ़ गए। आप जितना झटपटाए हम उतना जबरदस्ती किए, आप तब भी नहीं माने तो हमने आपको जोर से धक्का दिया, आपका सर टकराया लेकिन आप फिर भी नहीं मरे। लोग मानेंगे नहीं लेकिन हम डर गए थे। गुप्ता अपनी पत्नी से कहता महेश्वरी को फोन लगाओ। आंटी कहते हैं घर चलिए नहीं तो ये वीडियो डाल देंगी। गुप्ता कहता वीडियो में तो ये खुद नाइटी पहन के नाच रही हैं, इन लोगों को भी तो अपनी इज्जत प्यारी होगी ना। तीनों लोग जोर जोर से हंसने लग जाते हैं, इतनी जोर जोर से जैसे डायन हंस रही हो। हंसी इसलिए क्योंकि मोहल्ले में इज्जत छोड़ी ही कहाँ थी गुप्ता ने इनकी, वो तो वैसे भी बदनाम थी हर तरह से, तो वो अपनी इज्जत की क्या ही फिक्र करती। मोहल्ले में इज्जतदार तो गुप्ता था। तो जब वीडियो वायरल होती और सब देखते कि वो इन तीनों डायनों से मालिश करवा रहा है तो इज्जत तो उसकी जाती। गुप्ता वहां से चला जाता है उन तीनों को डायन बोलकर, कुछ करने योग्य ही नहीं रह गया था वो। अब कहानी कुछ हफ्ते आगे जाती है और हम देखते हैं कि तीनों टीवी देख रही होती हैं। चैनल बदलते समय एक चैनल पे उन्हें गोल्डी दिखती है, वो एक सिंगिंग शो में गई हुई है। उससे क्वेश्चन पूछा गया तो वो बताया ये कि हमको शादी नहीं करनी थी पर पापा सुन नहीं रहे थे तो हम भाग आए घर से। यहाँ हम अपना सपना पूरा करने के लिए 5-6 लाख रुपए जमा कर रखे थे, उसी से काम चला रहे हैं। पापा हमारी वजह से मम्मी से लड़िएगा मत, उस रात भी आप गुस्सा कर चले गए थे, हमने खिड़की से देखा था आपको सामने जाते हुए। अब जाकर हमें समझ आता है कि फिरौती किसने मांगी थी, खुद गोल्डी ने। तीनों जोर जोर से हंस रही होती हैं कि गजब गेम खेल गई गोल्डी। अब तीनों मस्त तैयार होके बेफिक्र होके मोहल्ले में घूम रही होती हैं, नाच रही होती हैं। जहाँ इज्जत ही ना हो वहाँ इज्जत का क्या सोचना, इसलिए वो एकदम चिल थी। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमने देखी एक ऐसी मूवी जहां में जानने मिला कि सोसाइटी किस तरह से किसी के प्रति अपनी सोच बनाती है। शुरुआत में हमने जो भी रेखा के बारे में सुना वो सोसाइटी का पीओवी था, सोसाइटी उसे डायन मानती है और न जाने क्या क्या। ऐसा हुआ क्यों? हुआ इसलिए क्योंकि हमारा समाज बहुत चुगलखोर और खलियार लोगों से भरा हुआ है। जब किसी के पास कोई बात नहीं होती करने को तो वो खोद खोद के बातें बनाता है। लड़की की शादी नहीं हुई तो अभी लोग बातें बनाते हैं कि इतनी उम्र हो गई शादी क्यों नहीं हुई। लड़के की जल्दी शादी हुई तो भी लोग बातें बनाएंगे कि इतनी जल्दी शादी क्यों कराई, जरूर कुछ कांड हुआ होगा। लड़की शादी तोड़ के घर आ जाए तो भी बातें बनती हैं। और ये सब लड़कियों के साथ ही नहीं, समाज के जजमेंट का सामना हर किसी को करना पड़ता है और हम ही लोग हैं वो जो बातें करते हैं, बनाते हैं बातें। हमारे परिवार में क्या हो रहा है उसकी बातें नहीं जाने देते बाहर, लेकिन दूसरों के परिवार के बारे में बराबर बातें करते हैं। रेखा स्लीवलेस ब्लाउज पहनती है तो मोहल्ले वालों ने सबसे पहले ये सोच बनाई कि वो तो चरित्रहीन औरत है, मर्दों को रिझाती है। फिर धीरे धीरे उसके प्रति सबकी ऐसी सोच बन गई जैसे वो हवसी हो। जब कोई व्यापार करना चाहा तो वो भी गलत समझा। ये समाज अकेली औरत को सही समझता ही नहीं है, यही सोचता है कि कोई तो होगा ही इसका।
पता नहीं क्या करती होगी। समाज के लोगों में प्रोग्रामिंग हो रखी है और उसी प्रोग्रामिंग के हिसाब से खुद की जिंदगी भी बता देता है और सोचता है कि दूसरे भी वैसा ही चले। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप किसी इंसान के बारे में लोगों से सुनते हो, जब खुद उस इंसान से मिलते हो तो वो उन बातों से बिल्कुल अलग होता है जो आपको बताई गई थी। लोगों की चुगलखोरी का शिकार रेखा ही नहीं, उसकी दोनों बेटियां भी हुई। जया को लेकर अफवाह थी कि उसने अपने सहेली के होने वाले पति को फंसा लिया। सुषमा के लिए अफवाह थी कि उसने चुम्मी वाला वीडियो डाला खुद से। तो इससे ये सीख मिलती है कि लोग जो बता रहे हैं उस पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। आपको खुद जानना चाहिए और खुद से धारणा बनानी चाहिए किसी के प्रति। एक साइड की स्टोरी सुनकर किसी को जज नहीं करना चाहिए। पहले दोनों तरफ की बातें सुनिए, फिर डिसाइड करें कि कौन सही है और कौन गलत। मूवी की बात की जाए तो एक सीरियस टॉपिक को कॉमेडी वे में काफी अच्छे से दिखाया गया है। ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट बुलबुल मूवी में भी था। उसमें लोगों द्वारा चुड़ैल को बुरा बताया गया, लेकिन असल में वो अच्छी थी। वो चुड़ैल थी ही नहीं, बुलबुल ही थी। तो कुछ कुछ वैसी ही वाइब आई मुझे इस फिल्म से भी। एंड में ये समझ आया कि साला दुनिया तो है ही जजमेंटल। तुम कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छा बन लो, कोई ना कोई नुक्स निकाल ही देगा। तो इससे अच्छा है किसी की भी मत सोचो और अपनी मर्जी से जियो। जिसको जो कहना है कहने दो। अगर आपके माँ बाप अच्छे हैं तो उनकी जरूर सुनो, हर बार नहीं, पर जब लगे कि वो वाकई में सही हैं तो जरूर सुनो। एक्सप्लेनेशन में तो एक्टिंग नहीं समझ आती, लेकिन तृप्ति डिमरी और माधुरी दीक्षित दोनों ने बहुत तगड़ा काम किया है। फिल्म उनका काम देख के लग रहा है कि उन्होंने मेहनत तो की है। आज तक मैंने माधुरी जी को ऐसे बात करते या एक्ट करते नहीं देखा, तो मेरे लिए काफी नया एक्सपीरियंस था।